Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएंस के बारे में बात करी थी और वेरिएंस के साथ में मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में बताया था। हाँ, स्टैंडर्ड एरर के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो आज के लेक्चर में जो हम अपने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर के बारे में कुछ और भी बातें करेंगे और उसके अलावा इन चीज़ों को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, ये मैं आज बता दूं आपको, आज आपको कोई अलग से कमांड नहीं लिखना है। वेरिएंस को आर सॉफ्टवेयर में कंप्यूट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन कमांड होता है। ओके, लेकिन उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए जब आपके पास डेटा कंप्लीट हो, डेटा मिसिंग हो, इस तरह की अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, राइट। तो चलिए हम एक आपका क्विकली हमने जिन टॉपिक को किए थे उनको हम रिवाइज करते हैं और इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले हम आपको ये भी बता दें कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स आपको हमारे होम पेज से मिल जाएंगी और हमारे होम पेज का जो एड्रेस है वह है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ भी कोई दिक्कत आती है तो आप इस QR कोड को भी अपने फ़ोन में फ्रीली अवेलेबल एप्लीकेशन की सहायता से अगर स्कैन करेंगे तो ये भी आपको इसी एड्रेस पर ले आएगा। और अगर आपको यहाँ भी दिक्कत आती है तो आप इंटरनेट के किसी भी जो सर्च इंजन पे चले जाइए और वहाँ पे जाके आप हमारा नाम लिख दीजिए, हमारे संस्थान का नाम लिख दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा होम पेज मिल जाएगा। और इस होम पेज में जब आप अंदर आएंगे तो आपको एक स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा और स्वयं प्रभा के लिंक के अंदर आने के बाद में आप अपने कोर्स में आइए और वहाँ से आपको इस लेक्चर के साथ में बाकी लेक्चर्स की भी PDF फाइल फॉर्मेट में सारी फाइल्स मिल जाएंगी जो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम एक बार फिर से अपने जो सिंबल्स और नोटेशंस थे ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा के लिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी अगर एक अनग्रुप्ड डेटा अगर है तो अनग्रुप्ड डेटा में जैसा मैंने कहा था कि आपका कोई वेरिएबल होता है x और उसके ऊपर हमारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं x1, x2, xn। ओके, और उसी तरीके से अगर आपका कोई कंटिन्यूअस डेटा अगर होता है, ग्रुप डेटा होता है, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को हम अपने सबसे पहले k क्लास इंटरवल्स में बांट लेते हैं और उन क्लास इंटरवल्स की जो मिड पॉइंट्स होते हैं x1, x2, x के उनको हम निकाल लेते हैं और हर एक क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग उनकी जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हम निकाल लेते हैं, जो मैंने यहाँ से f1, f2, fk से इंडिकेट करी हुई है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन मुझको लगा कि एक बार लेक्चर शुरू होने के पहले अगर मैं आपको बता दूंगा ये तो आपको पिछले लेक्चर और इस लेक्चर के लिए सिम्बल्स और नोटेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। अब आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने वेरिएंस की बात करी थी और वेरिएंस को मैंने दो तरीके से डिफाइन किया था। एक वेरिएंस जहाँ पर हमारा होता है डिविज़र n होता है और एक में क्या होता है n-1। तो अगर हमारा कोई डिस्क्रीट डेटा है, अनग्रुप डेटा है, तो उस केस में जो हमारा सैम्पल वेरिएंस है, बल्कि यहाँ पे हम लिख दें क्योंकि मैंने पिछली बार दो तरह के वेरिएंस की बात करी, सैम्पल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सैम्पल वेरिएंस का क्या मतलब है कि जो आपके हाथ में डेटा आया है उसकी बेसिस पे आप अपना वेरिएंस निकाल रहे हो, राइट। तो सैम्पल वेरिएंस अगर आपका अनग्रुप डेटा है और तो उसमें अगर आपका डिवीज़र है n तो इसको हम डिफाइन करते हैं 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, जहाँ पर x बार आपका क्या है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, राइट। 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi।
और अगर आपका ये ग्रुप डेटा होता है तो इसी वेरिएंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi और ब्रैकेट में xi माइनस x बार होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका ये x बार क्या है, ये भी आपका अर्थमेटिक मीन है, लेकिन ये आपका ऐसे डिफाइंड है 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi। यहाँ पे आपका स्मॉल n क्या है, ये आपके सारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी का योग है। और इसी में अगर आपका डिवीज़र n-1 हो जाता है तो हमारा पूरा हमारी डेफिनेशन पूरी वैसी रहेगी, बस ये जो हमारा डिवीज़र है n उसकी जगह हो जाएगा n-1। तो अनग्रुप डेटा के केस में हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1/n-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n और ब्रैकेट में xi माइनस x बार होल स्क्वायर। और अगर हमारा ग्रुप डेटा है तो जो हमारा जो सैम्पल वेरिएंस है जहाँ पर हमारा डिवीज़र होता है n-1 वह हो जाएगा 1/n-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर, राइट। और k आपके क्या हैं, ये आपके नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स हैं। तो ये सब हम लोगों ने पिछली बार किया था, पिछले लेक्चर में किया था, ओके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमारा डिवीज़र होता है n और n-1 इसके पीछे हमारा कौन सा सांख्यिकी का बेसिक फंडामेंटल काम करता है, ओके। अब हम एक सबसे बड़े सवाल की बात करते हैं। अब तक मैंने आपको वेरिएंस और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन के बारे में बताया। यस, मैं ये बात मानता हूँ कि वेरिएंस को मैंने अर्थमेटिक मीन के सापेक्ष में मेज़र किया है और एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को मैंने मीडियन के सापेक्ष में मेज़र किया है। अब सवाल हमारा ये है कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट आता है तो उसमें से आप वेरिएंस निकालेंगे कि एब्सोल्यूट मीन डेविएशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही उस डेटा में छिपी हुई वेरिएबिलिटी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब इनका फैसला देखिए, पहली बात तो यही है कि जो आपके एक्सपेरिमेंटल की जो कंडीशन है, आप उस एक्सपेरिमेंट से क्या निकालना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन उससे बड़ी बात ये आती है कि डेटा के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके की हैं। आपको मैंने ये दिखाया था जब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी थी, तो मैंने आपको जब अर्थमेटिक मीन और मीडियन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थमेटिक मीन होता है ये हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं उनसे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है, और जो हमारी मीडियन होती है ये हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती हैं, बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनसे उनका इसके ऊपर कम इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब हम उस बात का, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि जब आपके हाथ में डेटा आता है, आप उसमें से डेटा में से ये देखने की कोशिश करिए क्या उसके अंदर कोई एक्सट्रीम वैल्यू या कोई आउटलायर है। आउटलायर या एक्सट्रीम वैल्यू दो हमारे मिलते जुलते नाम होते हैं, दोनों के हमारे कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। कि अगर कोई डेटा में कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है और वह उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट होती है, कि जो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसमें से ऐसी वैल्यू आएंगी, तो उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। और अगर डेटा में कोई ऐसी एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है जो उस डेटा का पार्ट नहीं है, लेकिन कोई इसमें मिस्टेक हुई है कि जैसे आप डेटा एंटर कर रहे थे तो उस पर गलती हो गई, तो उसको हम बोलते हैं आउटलायर, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि हम किसी स्कूल का हम डेटा देख रहे हैं और सभी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी उम्र सपोज़ कि 10 साल से 15 साल के बीच में है, और सडनली वहाँ पे कोई एक डेटा वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसमें लिखा हुआ है 50 साल। अब यह मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो 50 साल की वैल्यू आ गई है ये हमारे डेटा का हिस्सा है कि डेटा का हिस्सा नहीं है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं कि एक तो क्या है कि सपोज़ उस स्कूल में जो हमारे प्रौढ़ शिक्षा होती, एडल्ट एजुकेशन होती, उसका सपोज़ अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन है, हो सकता है कि कोई वहाँ पे 50 साल का कोई इंसान हो जिसने अपने समय में शायद पढ़ाई लिखाई नहीं करी हो, तो अब वो पढ़ने आया है, तो वो तो आपके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है,
और आपके वहाँ पे उस स्कूल के डेटा में इस तरह के की वैल्यूज़ और भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने प्रौढ़ शिक्षा को वहाँ पे का ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का ऑप्शन नहीं है सपोज़ अगर, तो आपने देखा कि ये वैल्यू 50 तो है ही नहीं, यहाँ पे 50 साल का कोई स्टूडेंट ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जब वो इंसान उस डेटा की एंट्री कर रहा था, तब उस वक्त उससे कोई मिस्टेक हो गई और वहाँ पे उसने कोई संख्या हो सकती है, वहाँ पे उसकी जगह उसने 50 एंटर कर दिया है। हो सकता है कि वहाँ पे 15 एंटर करना चाहते हो तो उसने 50 कर दिया, वो 10 एंटर करना चाहता हो तो उसने 50 कर दिया। कोई भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये क्या है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं आउटलायर। और जो हमारे डेटा में उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। और हाँ, ये सवाल आता है कि अगर हमारे डेटा में बहुत सारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं तो हमारा अर्थमेटिक मीन तो बहुत ही जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में हमको सेंट्रल टेंडेंसी कैसे निकालना चाहिए। तो उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास मीडियन होती है, उसी तरह से हमारे स्टैटिस्टिक्स में ये एक अपने में पूरी एक ब्रांच होती है जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं तो हम अपनी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को जो हमारे डेटा के अंदर छुपी हुई है उसको हम सही तरीके से कैसे बाहर निकालेंगे। ओके, बट एनीवे हमको उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करनी है। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर्स हैं जिनको आप नहीं चाहते हो, तो आपको ये मालूम है कि अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो सही वैल्यू से बहुत अलग हो जाएगी, लेकिन मीडियन की जो वैल्यू में उस एक्सट्रीम वैल्यू का या आउटलायर का बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब मुझे बताइए, तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना चाहिए? जो आपके मेजर्स हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट मीन डेविएशन हो चाहे वो वेरिएंस हो, दोनों हर एक ऑब्जर्वेशन का, चाहे वो अर्थमेटिक मीन हो चाहे मीडियन हो, उनके बीच की जो दूरी है अर्थात जो उनका डेविएशन है उसके ऊपर ही तो डिपेंड कर रहे हैं। तो अब अगर मान लीजिए आपका अर्थमेटिक मीन अगर कुछ जो सही वैल्यू से बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगता है तो हर एक ऑब्जर्वेशन आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो शायद आपको डेटा के अंदर छुपी हुई वेरिएबिलिटी को सही तरीके से नहीं बताएगा। क्यों? आपके पूरे डेटा सेट में खाली एक या दो ही ऑब्जर्वेशन है जो कुछ आउटलायर्स थे, लेकिन उसके कारण आपका अर्थमेटिक मीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई, उसके कारण आपका पूरा वेरिएंस ज़्यादा हो गया। अब 100 वैल्यू में से अगर हमारी खाली 2 वैल्यू अगर हमारी गलती से आ गई हैं तो वो हमारे पास उस वेरिएंस को पूरा उसको स्पॉइल कर रही है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया xi माइनस एक्स बार मीन और xi ले लिया x बार मीडियन, राइट। तो अब अगर हमारे डेटा में कोई अगर आउटलायर्स अगर हैं तो हमको उसको पता है कि जो हमारी मीडियन वैल्यू पे बहुत फ़र्क नहीं आने वाला है, तो अगर हम xi माइनस जो मीडियन निकालेंगे तो इसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और इसकी बेसिस पे हम अपना जो भी मेज़र डिफ़ाइन करेंगे वो मुझको सही वैल्यू देगा। इसलिए हमारा नियम बहुत सिंपल सा हो गया कि अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर है तो जो मीडियन होती है वह उस आउटलायर से कम इफेक्ट होती है, उसका असर कम पड़ता है। और जहाँ तक अर्थमेटिक मीन की बात है, अर्थमेटिक मीन उस आउटलायर की प्रेजेंस से बहुत जल्दी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कभी आपके डेटा में आउटलायर्स हों तो आप एब्सोल्यूट मीन डेविएशन को इस्तेमाल करिए और उसको आपको वेरिएंस से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, राइट। और जब अगर आपके डेटा में कोई ऐसा अगर वेरिएंस आप निकालना चाहते हैं और डेटा में अगर कोई ऐसा आउटलायर नहीं है तो आपको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छी वैल्यू देगा, राइट। वेरिएंस के अपने अपने कुछ और हमारे फ़ायदे होते हैं जो हमारी स्टैटिस्टिक्स की निगाह से होते हैं। और स्टैटिस्टिक्स की निगाह से अब हम आपको इतना यहाँ पे ज़रूर बताना चाहेंगे कि बहुत सारे जो हमारे कंप्यूटेशंस होते हैं, अलजेब्रा होती है या हम कुछ और निकालना चाहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको जो मैथमेटिकल टूल्स को इसके ऊपर लगाना पड़ता है, तो वेरिएंस के केस में थोड़ा सा आसान हो जाता है, राइट। अब एक बात आती, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा स्टैंडर्ड एरर, और आप देखोगे कि जब लोग स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो वो वेरिएंस निकाल करके अपने डेटा का आपको उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं
और इसी को तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको जब हम कभी वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में क्या फ़र्क है? हाँ, ये सवाल आप कोई भी अगर जो भी इस डेटा को यूज़ करते हैं उनसे पूछेंगे तो उनके लिए उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन मैं आपको इन दोनों चीज़ों के बीच में जो एक फंडामेंटल अंतर होता है उसको बताने की कोशिश करूँगा। राइट, तो सबसे पहले हम आपको स्टैंडर्ड एरर के बारे में बता दें। तो स्टैंडर्ड एरर को समझने के लिए हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। देखिए, ये जो एक होता है ना स्टैटिस्टिक्स, ये तो हमारा एक सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट है? जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। लेकिन ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से अगर हम एस को हटा दें तो ये बन जाता है हमारा स्टैटिस्टिक। तो ये जो क्या चीज़ होती है, तो हम कहें कि अगर हमारे पास कोई रैंडम वेरिएबल्स हैं, से x1, x2, xn, तो इनका अगर हम कोई भी अगर एक फंक्शन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। जैसे कि हम अपना अगर अर्थमेटिक मीन हम इनका निकाल लें, i goes from 1 to n से xi, तो इसको हमने इंडिकेट कर दिया, से हमने x बार। राइट, तो x बार क्या है? ये भी तो हमारा एक फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स x1, x2, xn है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये हमारा स्टैटिस्टिक है। अब जरा सा आप ये सोचिए, हम जब इसी x1, x2, xn का इस्तेमाल करते हुए हम जब अपना सैम्पल वेरिएंस अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? 1/n i goes from 1 to n xi minus x bar होल स्क्वायर, ये तो डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए, ये भी तो हमारा एक फंक्शन ऑफ x1, x2, xn है। तो इसको हम बोलते हैं, ये भी हमारा एक स्टैटिस्टिक है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसके द्वारा हम अपने रैंडम वेरिएबल का कोई भी फंक्शन को इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अब फ़र्क ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स की एक बहुत बड़ी पहचान ये होती है कि स्टैटिस्टिक्स की जो भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, इसको हम हरदम अपने डेटा की बेसिस पर निकाल सकते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसे डेटा की बेसिस पर निकाल सकते हैं। ये इसकी एक देखिए बहुत बड़ी पहचान है। अगर आप देखिए, आपको अगर हम यहाँ पे बात करें सैम्पल मीन की बात करें, तो मैंने कहा देखिए ये आपको क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है। हम अगर एस स्क्वायर की बात करें तो ये क्या है? ये भी स्टैटिस्टिक्स है। क्यों? आपके पास जो डेटा है x1, x2, xn, ये क्या है? डेटा है ना, ये कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना। तो आप इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपने x बार और एस स्क्वायर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जब भी आप अपने कोई भी स्टैटिस्टिक्स का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। राइट, तो इसीलिए आप इसको एक आम भाषा में आप ये कह सकते हो कि जब भी कभी हम अपने सैम्पल वेरिएंस का, अब सैम्पल वेरिएंस हमारा x1, x2, xn का हो सकता है, या हमारे पास कोई अगर सैम्पल मीन्स अगर है तो उनका भी हो सकता है। लेकिन पहचान क्या है कि जो भी हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसका हम जब भी कभी वेरिएंस निकालेंगे और उसका अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो उसको हम कह देंगे ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। अब इस बात को ज़रा सा मैं आपको समझाने की और एक अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा कि आपको मैंने पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में बताया था, पॉपुलेशन और सैंपल। तो हमारा जब भी हम स्टैटिस्टिक्स में कोई काम करते हैं, जो हमारा मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा ध्येय होता है, वह तो ये होता है कि हमको अपनी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करनी है और जो भी पॉपुलेशन के अंदर छुपी हुई हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की सारी वैल्यूज़ को तो देखना बहुत कठिन काम है, तो हम उसको एक सैंपल की बेसिस पर निकालने की कोशिश करते हैं। और
और हमारे सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टैटिस्टिक्स में होता है कि उस पैरामीटर को जो हमारे पॉपुलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में हम अपने सैंपल की बेसिस पर सही इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। राइट, तो आपको याद होगा हमने कैसे पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरिएंस की बात करी थी, और उसी चीज़ को मैंने अपने सैंपल की बेसिस पर निकाला था, सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस। राइट, तो और जो भी हमारे पॉपुलेशन के जो हमारे मीन होते हैं या जो हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस होता है ये हमको अननोन होता है। तो आपको हमने ये भी बताया था कि जो भी हमारी पॉपुलेशन वैल्यू होती हैं, अर्थात अगर हम कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन मीन है या हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस है, तो इसको हम ग्रीक लेटर से दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन, उसको हमने दिखा दिया म्यू, जो हमारा ग्रीक लेटर का एम होता है। जैसे आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, हिंदी में आपके वर्णमाला क्या होती है क ख ग घ, ऐसे ही आपके ग्रीक के भी लेटर्स होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इत्यादि। तो उसी में से जो एम होता है ग्रीक लेक्चर में उसको हम बोलते हैं म्यू, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो हमने क्या कह दिया, अपनी उस पॉपुलेशन के मीन को जो हमको अननोन है उसको मैंने दिखा दिया म्यू की सहायता से, और जो पॉपुलेशन वेरिएंस है उसको मैंने दिखा दिया सिग्मा स्क्वायर से। राइट, ये जो सिग्मा होता है ये ऐसे बनता है स्मॉल सिग्मा, और ये हमारा ग्रीक लेटर में वैसे ही होता है जैसे कि जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में स्मॉल s होता है। राइट, तो अगर हम इसको अपने पॉपुलेशन वेरिएंस को हम यूजुअली आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स में हम उसको सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि प्रैक्टिस में लोग कहते हैं अरे सिग्मा की वैल्यू क्या आई है। ओके, तो लेकिन ये जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर है ना, ये आपकी पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस है, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। राइट, तो अगर हम मान लीजिए अगर अपने उस पॉपुलेशन के वेरिएंस की बात अगर हम करते हैं, तो अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आप डिफ़ाइन करोगे? अगर हम कहें कि म्यू आपका पॉपुलेशन मीन है, एक पैरामीटर है, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे डिफ़ाइन करोगे? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, अगर हमारा एक्स हमारा कोई भी वेरिएबल है, और इसको हमने कैसे डिफ़ाइन कर दिया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, जो हमारा क्या हो गया सिग्मा। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पे कहें कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कहाँ पर है? ये हमारी पॉपुलेशन में है, इन पॉपुलेशन। तो अगर मुझे इसको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब म्यू तो आपकी पॉपुलेशन में, इसकी हमको वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। तो अब इस क्वांटिटी को अगर आप एस्टिमेट करने की कोशिश करें, तो जब आपको म्यू मालूम ही नहीं है तो आप ये वैल्यू जो आपने निकाली है स्क्वायर रूट ऑफ 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, आप इसको प्रैक्टिस में आप इसको कैसे निकालोगे? अगर आपको हम कोई x1 x2 xn डेटा अगर दे भी देंगे, तो जब तक कि आपको म्यू की वैल्यू नहीं बताएंगे हम आपको, आप इस वैल्यू को नहीं निकाल सकते हो। राइट, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये होता है कि चूंकि हमको म्यू हमको अननोन है, और जब तक कि म्यू नहीं पता चलेगा हम सिग्मा स्क्वायर को नहीं निकाल पाएंगे, तो क्यों ना हम एक काम करें, म्यू को हम अपने जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे पास सैंपल ऑब्जर्वेशन हमारे हाथ में हैं, उसकी बेसिस पर निकाल लें। और म्यू को हमने कहा है कि म्यू हमारा क्या है, ये पॉपुलेशन का मीन है, तो उसकी जगह हम उसको सैंपल का मीन अपना निकाल लें। और सैंपल का मीन हम कैसे निकालेंगे? जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसमें से हम उसमें से 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi कर देंगे, और जो भी हमारी इस वैल्यू को आती है, इसको हमने मान ली x बार से इंडिकेट किया, तो हम म्यू को x बार से रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो हम अपने इस वेरिएंस में जो आपने यहाँ पे निकाला है, जिसमें से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो म्यू की जगह पे हम लिख देंगे x बार। अब क्या हो गया? आपका देखिए वेरिएंस वही आपका है, सब कुछ वही है, लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन आया है 1/n i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, और इसका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, यह क्वांटिटी पूरी आप अपने
जो डेटा आपको दिया है उसकी बेसिस पर आप निकाल सकते हो, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो लेकिन हम इसको बोल देंगे ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है, राइट। तो ये आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। तो यूजुअली हम प्रैक्टिस में जो लोग बात करते हैं ना कि सिग्मा की वैल्यू निकाल दो, तो सिग्मा उनकी एक्चुअली में वो स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं। तो सिग्मा तो हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया अब आज के बाद से, और जो हमारा एस हो गया ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो सैंपल की बेसिस पे हमने वेरिएंस निकाला है ये उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड एरर हो गया। और अगर ध्यान दीजिए तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, ये देखिए क्या है, ये यही चीज़ तो है जो आपने यहाँ पर ये लिखी थी। ये आप इसको ले लीजिए, चाहे 1 माइनस n माइनस 1 का डिवीज़र ले लीजिए, चाहे n का डिवीज़र आप ले लीजिए। तो ये एस स्क्वायर की तो वैल्यू का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। अब ये अलग की बात है कि अब आप यहाँ पे डिवीज़र n लेते हैं कि n माइनस 1 लेते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन खास बात क्या है कि इस क्वांटिटी में आपने क्या देखा कि जो भी आपने अपनी सैंपल की बेसिस पर वेरिएंस निकाला है आप उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हो। तो सैंपल की बेसिस पे चूँकि निकाला तो उसमें से आपको सब कुछ मालूम थी, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। तो सिग्मा क्या हो गया, सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है जो पॉपुलेशन वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और स्टैंडर्ड एरर क्या है, वो आपका जो सैंपल वेरिएंस है उसका ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अब जो आपका पॉपुलेशन जो वेरिएंस था वो आपने ऐसे करके लिखा हुआ था जहाँ पर आपका म्यू का आपका इन्वॉल्वमेंट था। अब म्यू को आपने अपने सैंपल मीन से रिप्लेस कर दिया जो आपने सैंपल की बेसिस पर निकाल लिया है, राइट। तो अब अगर आपका कोई अनग्रुप डेटा है तो उसमें आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। और अगर कोई ग्रुप डेटा अगर है तो क्या हो जाएगा, 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to k fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर, राइट। अब हाँ, यहाँ पे आप चाहे डिवीजन ले लीजिए n या n-1, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब आप लोगे, जब आप इस वाली क्वांटिटी का पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप लोगे ऐसे स्क्वायर का, तो ये आपको दे देगा स्टैंडर्ड एरर। और जब आप सिग्मा स्क्वायर का आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपको दे देगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब चलिए अब हमको पूरी उम्मीद है कि आपको वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर इत्यादि के बारे में सबको समझ में आ गया है। अब सवाल आता है कि इसको हम अपने R सॉफ्टवेयर में कैसे कंप्यूट करेंगे। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे एक सवाल तो यही आता है कि हमारा जो डेटा है कि वो ग्रुप्ड है कि अनग्रुप्ड है। और दूसरा सवाल ये आता है कि R में जो हमारा कमांड होता है ये हमारा कौन से वेरिएंस को निकालने की कोशिश कर रहा है, जिसका हमारा डिवीज़र है n की n-1। हो सकता है कि प्रैक्टिस में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूजुअली आपका जो डेटा काफ़ी बड़े साइज़ का होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो किस फंक्शन की वैल्यू है, राइट। तो अगर हम कहें कि R में अगर हम पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा की बात करते हैं, तो आपके पास जो भी आपका डेटा आया है x1, x2, xn, आप उसको एज सच ले लोगे और इस डेटा को अपने डेटा वेक्टर x में स्टोर कर दिया। तो अब इस केस में अगर आपको इस x के में जो वैल्यूज़ हैं उनका अगर वेरिएंस निकालना है तो हमारा कमांड होता है var और पैरेंथेसिस में लिख देंगे हम x। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कमांड हमारा है ये हमको वेरिएंस की वैल्यू निकाल रहा है जहाँ पर हमारा डिवीज़र था n-1, राइट। अब सवाल ये आता है कि अगर आपको मान लीजिए कोई ऐसा अगर वेरिएंस निकालना जहाँ पर आप डिवीज़र चाहते हो n और आपको R में ही निकालना अगर है तो उसको कैसे निकाला जाए। तो देखिए हम आपको छोटा सा एक अलजेब्रा करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन कर दें, V1 हमारा क्या हो गया, 1/n-1 समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर, राइट। और V2 को हम ले लेते हैं, यहाँ पे डिवीज़र ले लेते हैं 1/n समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों के बीच में एक संबंध आ गया कि n-1 टाइम्स V1 इज इक्वल टू n टाइम्स V2, राइट।
तो अगर आपको कभी अगर आपको ऐसा डिवीज़र अगर निकालना हो जहाँ पर आप अपना डिवीज़र n चाहते हो, अर्थात आपको निकालना क्या है v2, तो v2 क्या हो जाएगा n माइनस वन अपॉन एन टाइम्स v1। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस वन अपॉन एन का जो भी आपका r का कमांड है आप उसको लिखिए और यहाँ पे कर दीजिए वेरिएंस ऑफ x, राइट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो n आपका क्या है, n आपका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पे n से में हम कैसे निकाल सकते हैं, जो आपको पता है। इसको हम निकालने के लिए यहाँ पे कमांड यूज़ कर लेंगे लेंथ ऑफ डेटा वेक्टर x, राइट। तो अब आपको देखिए समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम कमांड यूज़ करेंगे VARX तो आपको वह वेरिएंस की वैल्यू मिलेगी जिसमें आपका डिवीज़र n-1 होता है। और अगर आपको डिवीज़र n चाहिए तो आपको यहाँ पे इसी वेरिएंस ऑफ x को n-1 अपॉन n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखने की कोशिश करी है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ n जिससे आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो n को आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ x आप लिख सकते हो, राइट। तो n-1 अपॉन n इंटू वेरिएंस ऑफ x अगर आप करोगे तो आपको डिवीज़र n मिल जाएगा, राइट। अब और अगर हमारे पास अगर कोई ग्रुप डेटा अगर है तो आपको पता है कि ग्रुप डेटा के लिए आपको सबसे पहले जो क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यूज़ थी उनका आपको डेटा वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे x क्या है, ये हमारा डेटा वेक्टर है, काहे का डेटा वेक्टर ऑफ से मिड वैल्यूज़ ऑफ क्लास इंटरवल्स। और f क्या है आपका, जो भी आपके क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसीज थी f1 f2 fk, इस तरीके का डेटा है। तो आपका x आपका किस तरह का डेटा बन जाएगा, c x1 x2 हेयर xk, राइट। तो अब अगर आपको इसका अगर वेरिएंस अगर निकालना अगर है तो देखिए R में ग्रुप डेटा के केस में वेरिएंस को निकालने का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, लेकिन आप इसका फॉर्मूला बहुत ही आराम से लिख सकते हो। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका डेटा अगर सफिशेंटली लार्ज होता है और उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होती तो आप अगर VAR कमांड को भी यूज़ करके निकालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आपका डेटा क्या था 1 अपॉन n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे क्या था आपने लिया था 1 अपॉन एक्चुअली k लिया था आपने, तो xi और यहाँ पे कर देंगे xi माइनस x बार होल स्क्वायर। तो इसको देखिए अगर मुझे लिखना है तो आप देखिए अब जो आपका x बार यहाँ पर है ये आपका क्या है, x बार भी आपका है 1 अपॉन n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to k fi xi। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको जो भी एक आपको फंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा, और ये हम आपको करके भी दिखा चुके हैं पहले कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कह देते हैं कि x बार हमारा क्या है, सपोज़ x मीन के बराबर है, इसके हम जो भी हम इसका R में हमारी जो वैल्यू आती है तो हमको x हर एक ऑब्जर्वेशन को x मीन से हमको से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका हमको स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको मुझे अपने डेटा वेक्टर जो हमारा f इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह मुझको fi इंटू xi माइनस x बार की वैल्यू दे देगा और इन सारी वैल्यूज़ को मुझको सम करना पड़ेगा। तो यह मुझको ये जो समेशन fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, और इसको जब हम अपने n से डिवाइड कर देंगे, n हमारा क्या है समेशन ऑफ fi, तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ f। क्या था आपका समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to k fi, ये तो था। तो यहाँ से आप इस वेरिएंस को निकाल पाएंगे, राइट। तो आपने देखा कि अगर आप इसको करना भी चाहते हैं तो इसमें से इसको निकालना बहुत कठिन काम नहीं है। और अगर आप में कोई अगर मिसिंग डेटा है आपके डेटा में तो आपको क्या करना है, जो अगर आपके मान लीजिए किसी x डेटा वेक्टर में मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उस डेटा वेक्टर को मैंने ऐसे इंडिकेट कर दिया जैसे XNA, जिससे आपको नाम से पता चल जाएगा कि ये डेटा वेक्टर x है जिसके अंदर हमारी कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो इसको अगर आपको यूज़ करना है तो आप वही कमांड यूज़ करिए VAR, और यहाँ पे जो डेटा वेक्टर है जहाँ पर आपकी NA वैल्यूज़ हैं और साथ में कमांड यूज़ करिए NA.rm इज इक्वल टू ट्रू। और जब आप ऐसा करोगे तो R सॉफ्टवेयर उस डेटा में जाएगा, डेटा वेक्टर के अंदर जहाँ पे NA की वैल्यू लिखी है उनको वहाँ से हटा देगा
और बाकी बची हुई वैल्यूज़ का आपको वेरिएंस निकाल देगा। और ये काम बिल्कुल देखिए वैसे ही है जैसे आपको याद होगा जब हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको बताया था, तो उस अर्थमेटिक मीन को जब हमारे डेटा में सारे वैल्यूज़ होती हैं और कोई अगर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो दोनों के केस में मैंने आपको करके दिखाया था। तो जब हम na.rm इक्वल टू ट्रू कर देते हैं तो जो वेरिएंस का मान हमारा है, जो उस डेटा में अवेलेबल वैल्यूज़ होती हैं जो मिसिंग नहीं होती हैं, उन वैल्यूज़ का मुझको ये वेरिएंस निकाल देता है। तो ऑब्वियसली वो जब वैल्यूज़ को हटा देगा तो जो बाकी बची वैल्यूज़ होंगी उसमें से आपके टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पहले से कम हो जाएंगे। ओके राइट, अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है या स्टैंडर्ड एरर निकालनी है, बात एक ही है। अब हम चूँकि हम प्रैक्टिस में बात कर रहे हैं और हम बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर का जो शाब्दिक मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको अब बता दिया है। तो हम जो भी एक आप आम भाषा में बात करते हो मैं उसकी बात करूँगा। राइट, कायदे से हम जो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली में आपकी स्टैंडर्ड एरर ही है। ओके, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालना है वो तो बहुत ही आसान काम है। आपने जो भी वेरिएंस निकाला है आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, और स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन पता है आपको SQRT, राइट। और लेकिन ये जो आपको SQRT वेरिएंस ऑफ x है, इसमें से आपका जो भी इसका डिवीज़र क्या होगा 1/n-1 होगा, राइट। लेकिन अगर आप ये डिवीज़र चाहते हैं कि 1/n हो, तो आपको ये मालूम है कि उस वेरिएंस को हम देखिए इस वाले फंक्शन से निकालते हैं n-1/n इंटू वेरिएंस ऑफ x। आपने जो भी वहाँ से वैल्यू निकाली आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर आपको डेटा की मिल जाएगी, राइट। और अगर हम आपको कोई अगर हमारा ग्रुप डेटा अगर है तो ग्रुप डेटा में भी कोई समस्या नहीं है। आपने जिस भी फार्मूले से जो मैंने आपको अभी सिखाया है उसी फार्मूले से जो आप अपना वेरिएंस निकाल रहे हो, सिर्फ उसी वेरिएंस का आपको स्क्वायर रूट लेना है, राइट। आप अगर देखोगे जो आपने देखिए अभी ये फार्मूला यहाँ पर निकाला है, ये वाला, इसी फार्मूले का यहाँ पर आपने इसका वेरिएंस निकाला है, और यहाँ पे हम आपको कह रहे हैं कि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर आप जो भी कहना चाहें ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो x आपका क्या है, ये आपके क्लास इंटरवल की जो मिड वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, ये आपका ओरिजिनल डेटा नहीं है, राइट। ओके, और x मीन क्या है? x मीन आपका 1/n समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to k xi fi है। ओके, अब हम चलिए एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं और उस डेटा सेट में आपको हम ये सारे ऑपरेशंस करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही वाला डेटा सेट लिया हुआ है जो मैंने पहले कई बार इस्तेमाल किया है, जिसमें हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने एक रेस में हिस्सा लिया है, और उस रेस को कंप्लीट करने में उन्होंने जितना समय लिया है उसको मैंने सेकंड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और इनका जो भी डेटा है उसको मैंने एक TIME टाइम वेक्टर में मैंने उसको सेव कर दिया है। अब सबसे पहले चलिए हम आपको एक आइडिया देते हैं। आपको मैं हर बार जब भी वेरिएबिलिटी की बात करता था तो मैं आपको देखिए कुछ ऐसा करके कुछ एक मैं कर्व या मैं ऐसा कुछ प्लॉट एक बना देता था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर इस डेटा को आप प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये कैसा लगेगा। तो मैंने देखिए कुछ नहीं किया है, ये जो डेटा हमारा जिस ऑर्डर में आ रहा है ना, ये हमारा पहला डेटा है, ये हमारा सेकंड डेटा है, ये हमारा थर्ड डेटा है, इत्यादि करके मैंने उसको उसी ऑर्डर में प्लॉट कर दिया है। बस देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है टाइम जो आपका वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब पहला डेटा दूसरा डेटा, और देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 डेटा हैं। अब इस डेटा में आप देख सकते हो कि देखिए एक डेटा ये है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, राइट। तो आपको देखिए इन डेटा के बीच में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि डेटा अलग अलग हैं, ये दूर दूर हैं, राइट। अगर ये सारी वैल्यूज़ अगर ये एक सी होती हैं तो आपको क्या लगता है, आपको वहाँ पे सिर्फ खाली एक ही पॉइंट तो दिखाई पड़ता। ओके, तो इसके जो प्लॉट होता है ना, इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक कमांड होता है प्लॉट।
तो अगर मैंने यहाँ पे प्लॉट और पैरेंथेसिस में अगर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया टाइम, तो मुझे उस वेरिएबल का एक स्कैटर प्लॉट बना के दे देगा। तो इसको हम कहते हैं स्कैटर डायग्राम, या हम इसको स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं, राइट। तो स्कैटर प्लॉट से देखिए अब आपको ये जो डेटा का फैलाव है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा में वेरिएशन है कि नहीं है। और अगर आपने ऐसे दो अलग अलग डेटा सेट अगर ले लिए हैं, हाँ आपको ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो उनका स्केल है वो दोनों का सेम होना चाहिए, बराबर से होना चाहिए। तो आप इस तरह के प्लॉट को भी देख करके आप दो डेटा को कंपेयर कर सकते हैं कि किस डेटा में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किस डेटा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ओके, अब देखिए इसी डेटा का मैंने आपको सबसे पहले वेरिएंस निकाल करके दिखाया। तो ये तो निकालना देखिए बहुत ही आसान काम है, वेरिएंस ऑफ टाइम। ये देखिए आ गया 283.3684, लेकिन ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है सेकेंड स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा देखिए समझना कठिन है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया। तो मैंने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टाइम। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, 16.83 करीब आ गई। इसमें क्या है, आपका डिवीज़र क्या है, n-1 है। तो देखिए 16.83 को देख करके आपको नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ठीक है इसमें जो वेरिएबिलिटी हमारी है उसका मैग्नीट्यूड हमारा 16 के आसपास है, 16 या 17 के बीच में है। इसलिए हम इसमें से देखिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालते हैं, राइट। और अगर आपको इसी में अगर आपको वेरिएंस ऐसे निकालना है कि जिसमें उसका डिवीज़र आपका n हो जाए, तो मैंने ये लेंथ ऑफ टाइम -1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ टाइम, और इस वैल्यू को मैंने वेरिएंस ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपने किया था ना n-1/n इंटू वेरिएंस ऑफ टाइम, ये मैंने कर दिया। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 269.2, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ गया, 16.40। अब जरा सा आप अगर इन दो वैल्यूज़ को आप अगर कंपेयर करने की कोशिश करिए, जब आपका डिवीज़र था n-1 तो वैल्यू आपकी क्या आई, 16.83, और जब आपका डिवीज़र हो गया n तो देखिए वैल्यू कितनी होगी, 16.40। तो देखिए ऑब्वियसली जब आप अपने समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n xi माइनस x बार होल स्क्वायर को जब आप या तो डिवाइड कर रहे हो n से, मतलब अर्थात 20 से, या आप डिवाइड कर रहे हो इसको n-1 से अर्थात 19 से, तो डेफिनेटली जब आप किसी फिक्स वैल्यू को जब आप 20 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू तो कम ही आएगी, राइट। लेकिन आपने देखा कि इसको आर में कंप्यूट करना बहुत ही आसान काम है, राइट। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको अभी आर में करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो चलिए हमें जरा सा इस कार्य को पहले हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो बहुत ही आसान काम है। और अब तक तो आपको ये सब बातें बहुत ही आसान लगने लगी होंगी, राइट। देखिए मैंने इसको यहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर लिया डेटा वेक्टर टाइम में। ये आपका टाइम हो गया। चलिए पहले मैं आपको प्लॉट करके दिखा दूँ। तो देखिए अगर हम कहते हैं प्लॉट टाइम, तो देखिए आपको ऐसा देखिए ग्राफ मिल जाएगा, राइट। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ओके। अब हम इसी का निकालते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस देखिए कितना आ जाएगा इसका, वेरिएंस ऑफ टाइम 283.3684, और इसी का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको उसका स्टैंडर्ड डिवीएशन या स्टैंडर्ड एरर वो मिल जाएगी, राइट। और अगर इसी में आप अगर इसका अगर डिवीज़र आप अगर n करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला कमांड लेना है और इसमें से n-1/n करके इसी वेरिएंस के कमांड में आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखेंगे आप जब आपने इसको यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम आपकी कितनी है, आपकी कितनी आनी चाहिए, 20। देखिए 20 है आपके पास, टोटल 20 डेटा वेक्टर में वैल्यूज़ थी। तो देखिए जब आप n-1/n इंटू वेरिएंस ऑफ टाइम करोगे तो देखिए आपको ये वाला वेरिएंस मिल जाएगा। और जब अगर आप इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना चाहते हो तो आप इसी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, तो ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका ये स्टैंडर्ड एरर ये आपको वैल्यू दे देगा।
आपने देखा कि इसको आर में निकालना तो बहुत ही आसान काम है। ओके, तो अब हम इसी डेटा को ज़रा सा हम अपने कॉन्टिन्यूस डेटा के सेटअप में कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो हम इसी डेटा को, जहाँ पर हमारे पास 20 पार्टिसिपेंट को रेस में कंप्लीट करने वाला समय सेकंड में दिया हुआ है, उसको मैं देखिए यहाँ पे मैंने उसको टाइम वाले डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको करा सा हम अपने पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे 6 क्लास इंटरवल बना लिए, अर्थात हमारा k इक्वल टू कितना हो गया 6, और हर एक क्लास इंटरवल की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली 35.5, जो कि हमारी 31 + 40 डिवाइडेड बाई 2 करके हर एक क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू है उसको मैंने निकाल लिया। तो ये आपका बेसिकली आपका यहाँ पे x1, x2, x3, x4, x5 और x6 की वैल्यू आ गई, और उसके साथ में हर एक क्लास इंटरवल की आपने एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी निकाल ली, से f1, f2, f3, f4, f5, f6। राइट, अब हमको क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी टेबल को मुझको अपने जो भी है जो अपने आर कंसोल्स में हमको इसको निकालना है। तो इसको हम देखिए पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना डेटा वेक्टर तैयार कर लेंगे ब्रेक्स, और इस ब्रेक्स में हम क्या करेंगे, हम एक, चूँकि मुझको अपने क्लास इंटरवल्स को 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 करना है। इसके लिए हम यहाँ पे 30 से 90 तक का, तो उसमें हम कमांड यूज़ कर लेंगे सीक्वेंस SEQ, तो हमारा हो जाएगा फ्रॉम टू बाई 10, और जो हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। राइट, और अब हम इसमें से कट कमांड का इस्तेमाल करते हुए अपने इस डेटा वेक्टर को हम इन पॉइंट्स पे जो हमारे ब्रेक के थ्रू आए हैं वहाँ पर हम उसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कट टाइम, और उसके बाद ब्रेक्स और राइट इक्वल टू फॉल्स, जैसे कि हमको जो हमारा इंटरवल है ये हमारा इस तरह का मिल जाएगा, जहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड इंटरवल हमारा क्लोज है, तो अर्थात हम कोई वैल्यू ले लें x की, तो हमारी x ग्रेटर देन और इक्वल टू a और लेस देन b। जो हमारा राइट हैंड साइड इंटरवल है ये हमारा ओपन है। तो देखिए ये वाली आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और आपको ये जो वैल्यूज़ क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जो आपके इस टाइम डेटा में जो पहली वैल्यू है ये इस इंटरवल से 30 से 40 के इंटरवल में आएगी, दूसरी वैल्यू है वो आपकी 30 से 40 इंटरवल में आएगी, जो तीसरी वैल्यू है वो आपके 40 से 50 इंटरवल के बीच में आएगी। और अगर आप चाहें तो आप इसको देखिए यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये पहली वैल्यू आपकी कितनी थी 32, या आपकी 30 से 40 के बीच में आ रही है, दूसरी वैल्यू कितनी 35, या आपके 30 से 40 के बीच में आ रही है, और जो आपकी आगे की वैल्यू है 45 वो आपके थर्ड इंटरवल में आ रही है। राइट, तो देखिए ये आपने यहाँ पे टाइम डॉट कट निकाल लिया और इसी का आपने टेबल कर लिया, तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल मिल जाएगी। तो टेबल ऑफ टाइम डॉट कट ये आपको एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे देगा, और यहाँ पे देखिए आपको इसको फ्रीक्वेंसी मिल गई कि हर एक इंटरवल में कितना कितना हमारा डेटा आया है, 5 3 3 5 2 2। राइट, और इसको मैंने इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर को मैंने एज डॉट न्यूमरिक कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस टेबल डॉट टाइम कट के आउटकम पर लगा दिया, और मैंने अपना फ्रीक्वेंसी वेक्टर अलग कर लिया 533 522। राइट, और इस 533 522 के बेसिस पे अब हमको क्या करना है, अपने क्लास इंटरवल्स निकालने हैं। आपके क्लास इंटरवल देखिए क्या आए थे यहाँ पे 30 to 40, 40 to 50, ये देखिए ये आपने निकाला हुआ, ये देखिए आपके क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। राइट, तो इन क्लास इंटरवल्स को आपने यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए लिख भी दिया है। आपने इनकी मिड वैल्यू निकाली, तो इसकी 30 से 40 की मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 30 + 40 डिवाइडेड बाई 2 कितनी होगी 35, और दूसरे इंटरवल की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी हो जाएगी 45। तो देखिए यही वैल्यूज आपको यहाँ पे दी है 35, 45, 55, 65, 75 एंड 85। तो x की वैल्यू आपकी देखिए ये आ गई। राइट, जो आपके क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज़ हैं। अब कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको इसका अर्थमेटिक मीन पहले से निकालना पड़ेगा। अर्थमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो, 1/i गोज़ फ्रॉम 1 to k fi इंटू समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to k fi xi। राइट, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया सम ऑफ से हेयर f इंटू x और डिवाइडेड बाई मैंने कर दिया सम ऑफ f। राइट, यही कमांड तो आपका हो गया। इसी को मैंने देखिए यहाँ पे r की भाषा में लिख दिया, और ये आपको यहाँ पे दे देगा वैल्यू x मीन की, जो आ गई आपकी 56। ओके,
अब यहाँ से जब आपको सब कुछ मिल गया, अब आपने x की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई, x मीन की वैल्यू मिल गई, x मिल गया, f मिल गया, x मीन मिल गया, तो अब इसको यहाँ पर आप अपने वेरिएंस के फार्मूले में रख सकते हैं और आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू मिल जाएगी 269। और इसी वैल्यू का आप अगर स्क्वायर रूट अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 16.40। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस कमांड को जरा सा अपने आर कंसोल में करके देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा था टाइम वाला जो डेटा वो तो आपने पहले ही अपने पास यूज़ किया था, आपके पास पहले से है। तो मुझको अब आगे अपना जो, चलिए मैं इस स्क्रीन को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो आपका टाइम डेटा देखिए ये हो गया। ब्रेक्स आपने यहाँ पे ये बना लिया, डेटा वेक्टर आपका हो गया ब्रेक्स, और यहाँ पे आपने 30 से 90 तक का जो भी सीक्वेंस था वो आपने क्रिएट कर लिया। और उसके बाद में अब आपको तैयार करना है अपना डेटा वेक्टर टाइम डॉट कट। तो जब हम टाइम डॉट कट की बात करेंगे तो देखिए ये हो गया। टाइम डॉट कट आपने कहाँ पे निकाला? अपने डेटा वेक्टर टाइम पे निकाला है और ब्रेक्स को इस्तेमाल करते हुए। राइट। तो देखिए टाइम डॉट कट की क्या वैल्यू आ गई, ऐसे आ गई। अब आपको टाइम डॉट कट का क्या निकालना है? आपको उसका फ्रीक्वेंसी टेबल ही तो निकालना है। तो उसके लिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया कमांड टेबल। तो देखिए ये आपको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल मिल गई, जो ये बता रही है कि जो ऊपर वाली रो है, पहली रो है, ये वाली रो, ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं, और जो नीचे वाली रो है 533522 ये आपका फ्रीक्वेंसी वेक्टर है। अब इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। राइट। तो इसके लिए मैंने इसमें से कर दिया ये जो कमांड था आपका एज डॉट न्यूमरिक, और इसको मैंने इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पे x की आपको जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर f की वैल्यू मिल गई। अब आपको यहाँ पे जो हर एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी है। उसके लिए देखिए छोटा सा डेटा वेक्टर था तो उसको मैंने हाथ से ही मैंने निकाल लिया। अगर आपके पास कोई बहुत बड़े साइज़ का डेटा वेक्टर अगर आता है तो आप उसमें अपने हाथ से भी आप निकाल सकते हो। राइट। जब अब देखिए आपको सारा, आपको यहाँ पे क्या मिल गया, x मिल गया, f मिल गया, सभी कुछ मिल गया। राइट। तो अब आपको x और f को यूज़ करते हुए सबसे पहले आपको अपना अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। तो आपने ये निकाल लिया, x मीन निकाल लिया। तो देखिए किसकी वैल्यू कितनी आ गई, x मीन। राइट। उसके बाद आपने अपना इसी को यूज़ करते हुए अपने इस वेरिएंस को निकाल लिया। तो देखिए इस वेरिएंस की वैल्यू ये आ गई। और अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या स्टैंडर्ड एरर निकालनी है तो आप इसी वैल्यू का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। राइट। तो आपने देखा कि देखिए इसको देखिए निकालना बहुत ही आसान काम है और ये बहुत कठिन ऐसा नहीं है। और यही देखिए ये आपका इसका स्क्रीन शॉट भी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब एक बात जो सिर्फ आपको और मुझे बतानी है वह ये है कि अगर आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप इस वेरिएंस को कैसे निकालोगे। राइट। तो मैंने क्या किया, उसी अपने उदाहरण में जो शुरू की दो वैल्यू थी जहाँ पर मैंने 20 पार्टिसिपेंट का रेस में लगा हुआ टाइम नोट किया था जो सेकंड्स में दिया गया था, उसकी मैंने आरंभ की दो वैल्यूज़ को मैंने कर दिया NaNA। राइट। तो और इस डेटा को मैंने एक नए डेटा वेक्टर में सेव कर लिया टाइम डॉट NA में, जहाँ पे देखिए दो वैल्यूज़ आपकी हैं NaNA है। अब सवाल ये आता है कि इस डेटा वेक्टर में अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना अगर हो तो कैसे निकाला जाए। तो हम क्या चाहते हैं, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि इस डेटा वेक्टर में ये जो NA वैल्यू है इनको यहाँ से हटा दिया जाए और हम बेसिकली 1 अपॉन से 18 माइनस 1, अर्थात यहाँ पे हमारी n की वैल्यू जो पहले क्या थी 20, अब कितनी हो गई 18। I goes from 1 to here 18 xi माइनस x बार होल स्क्वायर, इसको निकाल दे। और x बार भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए 1 अपॉन 18 की बेसिस पर। I goes from 1 to 18 xi, ये हमको वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मेरे सामने बहुत अच्छा सा एक ऑप्शन है R में कि आप सिर्फ अपने वेरिएंस कमांड में जो आपने लिखा था VAR, उसमें आप NA.RM इक्वल टू ट्रू का ऑप्शन आप लिख दीजिए। और जैसे ही आप ये करोगे आपको इस डेटा वेक्टर का
वेरिएंस इन NA वैल्यूज़ को हटाने के बाद मिल जाएगा। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको देखिए यहाँ पर जो इसका जो आपने वैल्यू ऊपर निकाली है 250, इसका आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिल जाएगा, तो ये आपको स्टैंडर्ड डिवीजन या स्टैंडर्ड एरर देगा, राइट। और इसी चीज़ को आप अगर अपने आर कंसोल में करने की कोशिश करोगे तो देखिए आपको ऐसे ही यहाँ पर एक स्क्रीन ऐसी आउटकम मिलेगा। इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है इसके लिए, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम इसमें से इस चीज़ को आपको आर कंसोल में करके दिखा देते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हम अपना आपको डेटा मैंने अपना कॉपी कर लिया है, और अगर आप देखिए तो आपका time.NA का डेटा यही तो है, राइट। और इस डेटा में हम देखिए सबसे पहले आपको वेरिएंस निकाल के दिखाते हैं। तो आपने इसी डेटा का निकाल दिया तो ये आपको बोल देगा NA, लेकिन इसी में जब आप दे दोगे NA.RM = true, तो देखिए आपको इसकी वैल्यू निकाल देगा, राइट। और इसी का अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन या स्टैंडर्ड एरर अगर निकालना है तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो देखिए आपको मिल गया। अब आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू आपके पहले वाली वैल्यू से कम हो गई थी। कैसे? देखिए अगर आप यहाँ पे वेरिएंस ऑफ अगर टाइम निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ टाइम क्या था आपका 283, और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ टाइम अगर आप निकालेंगे तो आपको कैसा रहेगा 16.83। तो डेफिनेटली जब आपके डेटा में कोई वैल्यू मिसिंग है, कम डेटा वैल्यूज़ हैं, तो वो आपके स्टैटिस्टिकल आउटकम को तो अफेक्ट करती ही हैं, ये तो आपको भी पता है अब, राइट। ओके, सो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं, और इस लेक्चर में मैंने आपको वेरिएंस के बारे में कुछ और जानकारी दी है, और इस वेरिएंस को हम अपने आर कंसोल में कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ओके, अब हम आपको जो रिक्वेस्ट करेंगे वह ये है कि आप एक छोटा सा डेटा सेट लीजिए और उसको आप ग्रुप में करिए, अनग्रुप में करिए, और उसकी बेसिस पे आप उसमें से अपना मैनुअल कैलकुलेशन करके आप उसका वेरिएंस निकालिए और देखिए दोनों में क्या फ़र्क होता है, और उसी चीज़ को फिर आप अपने आर कंसोल में करने की कोशिश करिए। और जब आप अपने छोटे डेटा सेट पे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो वैल्यूज़ आपने अपने हाथ से निकाली थी वही वैल्यूज़ आपको यहाँ भी मिल रही हैं, देन उसके बाद एक बड़े साइज़ का डेटा सेट लीजिए, और बड़े साइज़ का डेटा सेट लेने के बाद में उसमें से आप उस डेटा सेट का VAR कमांड को यूज़ करते हुए वेरिएंस निकालिए, और उसी डेटा सेट को आप अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करके आप उसका वेरिएंस निकालिए, और देखिए दोनों में कितना अंतर आता है। जब आपका डेटा सेट छोटा था और अब डेटा सेट बड़ी साइज़ का हो गया है। बड़ी साइज़ के लिए आप 100 वैल्यूज़, 200 वैल्यूज़, 300 वैल्यूज़ आप आराम से ले सकते हो। आर में कोई समस्या थोड़ी, ये तो आपको कंप्यूटेशन आर करके देगा। अगर आपको अपने हाथ से कैलकुलेशन करने होते तो मैं आपसे कुछ कहता है कि आप 20-25 ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, राइट। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके ज़रा सा अब इस वेरिएबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, क्योंकि आज हम यहाँ पे अपने वेरिएबिलिटी का जो हमारा डिस्कशन है उसको हम रोक रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करी है, राइट। बहुत सारे हम लोगों ने टूल्स पढ़े हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एब्सोल्यूट डेविएशन इत्यादि। आप एक ही डेटा सेट को लीजिए और उसमें सारे टूल्स को लगाने की कोशिश करिए, और फिर देखिए कि जो उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं और जो उस डेटा में वेरिएबिलिटी है उसमें से क्या फ़र्क आ रहा है। फिर साथ में आप 2 डेटा सेट लीजिए, एक में वेरिएबिलिटी कम होनी चाहिए जो आप अपने हाथ से इंट्रोड्यूस करोगे, और एक डेटा सेट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए जहां पर आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा दूर होंगी। और दोनों डेटा सेट में इन सारे टूल्स को लगा करके उनका कंपेयर करके आप उसको देखने की कोशिश करिए, और ये फील करने की कोशिश करिए कि अगर हमारे डेटा में वेरिएबिलिटी कम या ज़्यादा होती है तो वेरिएंस, एब्सोल्यूट डेविएशन इत्यादि की वैल्यू कैसे चेंज होती हैं, और उससे आपको अपने इस डेटा को और अच्छे से समझने में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आपने देखा कि हमने अपने डेटा में से जो हमारी वेरिएबिलिटी